जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम बात कर रहे हैं एपोरिज्म्स की। एपोरिज्म मास्टर हनीमैन की दृष्टि में मास्टर हमें क्या समझाना चाहते हैं। मास्टर ये शब्द लिख के गए हैं, उनके पीछे का अर्थ क्या है, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो हर रोज हम एक एक एपोरिज्म के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मास्टर का दृष्टिकोण समझ रहे हैं। तो आज हमने कल बात की एपोरिज्म 52 के अंदर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी। होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच का डिफरेंस क्या है, ये बात हमने कल की। हमने देखा कि सल्फर का भी एलोपैथिक यूज हो सकता है और किसी दूसरी दवाई का भी होम्योपैथिक यूज हो सकता है। मतलब कि होम्योपैथी और एलोपैथी, ये हनीमैन ने दवाइयों के नाम के ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। हनीमैन ने होम्योपैथी और एलोपैथी सिद्धांतों के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया है। मतलब कि जहां जहां हम लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रयोग करते हैं वो होम्योपैथी है, चाहे उसमें दवाई कोई भी यूज की जाती हो। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर हम सिंकोना वार्क ले लें, चाइना, जो एलोपैथी में भी काफी सालों से उपयोग में आ रही है। उसी तरीके से डिजिटालिस ले लें तो वो भी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट या ओल्ड स्कूल ऑफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में यूज होती है। उसी तरीके से हम आगे देखें तो मर्कसोल भी ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में बहुत यूज होती है। सो मर्कसोल यूज करना, सिंकोना यूज करना, या तो डिजिटालिस यूज करना, ये होम्योपैथी या एलोपैथी नहीं है। लेकिन मर्कसोल, डिजिटालिस या तो सिंकोना बार्क जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जिस प्रकार के सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, अब पेशेंट के अंदर उस प्रकार के सिम्टोमेटोलॉजी आई हुई है और तब सिंकोना को या डिजिटालिस को या मर्कसोल को यूज करना, ये होम्योपैथी है। और इसके अलावा कहीं पे भी मलेरिया देख के सिंकोना प्रिस्क्राइब कर देना, सिफिलिस देख के मर्कसोल प्रिस्क्राइब कर देना, या हार्ट कंप्लेंट देख के डिजिटालिस प्रिस्क्राइब कर देना, ये हनीमैन की नजर में होम्योपैथी नहीं है। हनीमैन की नजर में ये एलोपैथी ही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हनीमैन क्यों लिख रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें अपने अंदर ऐसा घमंड होता है कि वी आर ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रू रेशनल आर्ट, लेकिन हम पाइल्स देख के, एस्क्यूलस, हार्ट कंप्लेंट देख के डिजिटालिस, मलेरिया देख के सिंकोना, या हिस्ट्री ऑफ मलेरिया देख के सिंकोना, या सिफिलिस देख के मर्कसोल प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो वी आर नॉट द होम्योपैथिक फिजिशियन, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग ट्रू रेशनल आर्ट। भले ही हम होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हो, लेकिन हम सिद्धांत के अनुसार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हनीमैन ने अपने पूरे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर हर जगह पे सिद्धांतों के ऊपर जोर दिया है कि जहां पे सिम्टम सिमिलैरिटी हो उसको होम्योपैथी कहा जाएगा। हाँ, मलेरिया के अंदर सिंकोना बार्क या क्विनिन यूज किया जा सकता है। अगर आप मलेरिया देख के क्विनिन यूज कर रहे हैं तो ये एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन मलेरिया के अंदर आपको फ्रूट डिजायर में मिलता है, डिजायर या एवर्जन बहुत याद नहीं है, फिश एवर्जन मिलता है, मीट एवर्जन मिलता है, थर्स्टलेसनेस देखने को मिलता है, पीरियोडिक फीवर देखने को मिलता है, बिटर टेस्ट इन माउथ देखने को मिलता है, और बहुत प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिलती है। मतलब कि सिंकोना बार्क जब प्रूविंग किया गया तब सिंकोना बार्क ने जैसे सिम्टम दिए वैसे सिम्टम अगर हमें मलेरिया में मिलते हैं और हम वहां पे सिंकोना बार्क प्रिस्क्राइब करते हैं तो यस, इट इज होम्योपैथी। अगर मलेरिया नहीं है, दूसरा कोई पैथोलॉजी है, लेकिन बिटर टेस्ट इन माउथ मिल रहा है, मीट एवर्जन मिल रहा है, फ्रूट एवर्जन ही है, हाँ, फ्रूट एवर्जन भी मिल रहा है, थर्स्टलेसनेस भी मिल रहा है, चिलीनेस भी मिल रहा है, तो उस पैथोलॉजी का नाम शायद मलेरिया न हो, फिर भी वहां पे सिंकोना बार्क प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये होम्योपैथी है। बात समझ में आ रही है? सिंकोना बार्क वही है, लेकिन सिंकोना बार्क का एलोपैथिक यूज भी किया जा सकता है, सिंकोना बार्क का होम्योपैथिक यूज भी किया जा सकता है। किसी भी तत्व को तीन तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है वो तीन तरीके से अप्लाई होता है। कौन कौन से तीन तरीके, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ एपोरिज्म 52 तक? तो हर व्याख्यान की तरह हम आज भी विदुर जी को याद करते हैं। एक उनका श्लोक, एकम संप
पत्र मत्स्यनाति वस्त्रेः वासच्य शोभनम योड संविभज्य भृत्यवेक्षः को नृत्संत्यतः। जो व्यक्ति मतलब अर्थात जो व्यक्ति स्वार्थी है, कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट व्यंजन, सुख ऐश्वर्य की वस्तुओं का उपयोग स्वयं करता है और उन जरूरतमंदों में बांटता नहीं है, उससे क्रूर व्यक्ति कौन हो सकता है। मतलब यहाँ पे विदुर जी क्रूर व्यक्ति का डेफिनेशन देते हैं कि क्रूर व्यक्ति कौन है। क्रूर व्यक्ति वो है जो जरूरियतमंदों का हक मारता है। क्रूर व्यक्ति वो है जिसके पास चीजें हैं लेकिन वो जरूरियतमंदों तक पहुंचाता नहीं है। बात समझ में आ रही है। जो कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन, सुख ऐश्वर्य की वस्तुओं का केवल और केवल खुद ही उपभोग करता है लेकिन जरूरतमंदों में बांटता नहीं है, वो क्रूर व्यक्ति है। अगर हम थोड़ा इसको एलैबोरेट करें तो कोई व्यक्ति है जिसके पास अच्छी विद्या है और उस विद्या से पूरे यूनिवर्स का भला हो सकता है, मैनकाइंड का भला हो सकता है, लोगों को डिसीज में से हेल्थ की तरफ लिया जा सकता है, और वो व्यक्ति उस विद्या को बांटता नहीं है, तो उसे क्या कहना चाहिए। बात समझ में आ रही है। यहां पे विदुर जी बात करते हैं बांटने की। विदुर जी कहते हैं जरूरतमंदों तक पहुंचाओ, कंसोलिडेट करके मत रखो। आप अपने पास उसको मोनोपोली बना के मत रखो। आपके पास वस्त्र हो, व्यंजन हो, ऐश्वर्य की वस्तुएं हो, तो अपने हक का आप जितना उपयोग कर सकते हैं केवल उतना ही आपका है। आपकी जितनी जरूरियतें हैं उतना ही आपका है, इसके सिवा जो भी है वो जरूरतमंदों तक पहुंचाए। तो इसी तरीके का विद्या में भी है कि प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से आप तक कोई विद्या पहुंची है तो उसको मोनोपोली बना के मत रखिए, उसको दूसरे जरूरतमंदों तक पहुंचाइए। आप कितने लोगों तक होम्योपैथी अकेले पहुंचा पाएंगे। तो जिस लोगों को सीखना है, जिन लोगों को जिज्ञासा है, उन लोगों को होम्योपैथी सिखाइए ताकि वो दूसरे लोगों को जरूरतमंदों तक होम्योपैथी पहुंचा पाए। बात समझ में आ रही है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो विदुर जी हमें क्रूर व्यक्ति की उपमा दे रहे हैं। उसी तरीके से किसी व्यक्ति के पास दवाई है कि नॉलेज है कि विद्या है कि जिस विद्या की वजह से वो व्यक्ति किसी दुखी का दुख दूर कर सकता है, किसी रोगी का रोग दूर कर सकता है, किसी रोगी को हेल्थ की तरफ ले जा सकता है, और वो केवल उस विद्या को सीमित रखता है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे ना तो ही मैं उस रोगी की मदद करूंगा। इसे क्या कहना चाहिए। विद्या, वस्त्र, व्यंजन, वस्तुएं, कुदरत के अंदर जितना भी है वो सब जरूरतमंदों के लिए है। हमारी जितनी जरूरत है उतना ही हमें यूज करना है, बाकी दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। ये कुदरत का नियम है। हम जैसे जैसे कुदरत के नियम पढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमें यही सीखना है। क्या सीखा हमने? कुदरत का नियम सीखा ना, लॉ ऑफ सिमिलिया। तो उसी तरीके से यह भी कुदरत का नियम है कि शेर को भूख लगेगी तो ही वो शिकार करता है, जितनी उसको प्यास लगेगी उतना ही पानी पिएगा। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जिसको प्यास नहीं है फिर भी बहुत सारा पानी उसको स्टोर करके रखेगा। उसके सामने दूसरे लोग प्यासे मर जाएंगे तो भी नहीं देगा। उसको जरूरत नहीं है तो कल के लिए सोच के वो अनाज का स्टोर कर लेता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके सामने अगर कोई भूखा मर रहा है तो आधी रोटी उसको देना ये धर्म है। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो ये क्रूरता है। आप कुछ मेडिसिनल आर्ट जानते हो, आपके पास कुछ विद्या है और आपके सामने कोई रोगी है, चाहे आपको वहां से पैसे मिले या न मिले, लेकिन आपकी विद्या का उपयोग करके उसको रोग में से मुक्त करना ये आपकी फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। और इसीलिए मास्टर हनीमैन एपोरिज्म 1 के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। वहां पे हनीमैन नहीं कह रहे हैं कि हमें सिर्फ कंसल्टिंग चार्ज मिले तो ही काम करना है। लोगों को जरूरत है। अगर एपिडेमिक जैसी चीज आ रही है, ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे लोगों को जरूरत है हमारी, तो हमें अपनी विद्या को जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। चाहे उसके बदले में हमें कुछ मिले न मिले वो नहीं देखना है। कर्मणे वादी का रस्ते मां फले सुकदाचना। हमें हमारा कर्तव्य क्या है
रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। हमारा कर्तव्य केवल इतना ही है, हमारे लिए जितना जरूरी होगा उतनी व्यवस्था करने के लिए परमात्मा स्वयं है। उसी तरीके से हमें कुछ विद्या मिली है तो उस विद्या को हम तक सीमित नहीं रखना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी अच्छे गुरु से जाके सीखना चाहिए। मतलब होम्योपैथी ऐसी विद्या है ना जो 2-4 लेक्चर देख के 2-4 सेमिनार भर के इस तरीके से नहीं आ जाती है। इसे अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के सीखना चाहिए, तो ही वो फिलॉसफी हमारे जीवन में उतरेगी। तो जो सीखना चाहता है उसे सिखाना भी चाहिए, चाहे उसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिले या न मिले वो हमें नहीं देखना है। हमारी फर्ज ये है कि जरूरतमंदों तक होम्योपैथी को पहुंचाना है, और गुरुकुल इसी के ऊपर कार्य कर रहा है। गुरुकुल के अंदर आपको चर्चा कम और चर्या ज्यादा मिलेगी। हमारे गुरुजनों का यही हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और यही उन्होंने हमें कहा है कि बेटा बातें कम करो, काम ज्यादा करो। जो चीज बता रहे हो ना वो चीज बताने से पहले करो। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिनको जरूरत है, जितने भी हमारे मित्र हैं, और वो अगर चाहे भले ही जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उनका कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा हो या कोई भी हमारी जरूरत हो तो वो बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमसे हो सकेगा उतना हम शंका का समाधान उनका करेंगे। हमसे जितना बन पाएगा, हमारे गुरुजनों के पास से हम परामर्श लेके भी हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी शंका का समाधान हो पाए। तो हमारे गुरु का यही आदेश है कि जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। अगर आप जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप क्रूर हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ विदुर जी क्या कहना चाहते हैं? अभी जो हो रहा है ना उससे बिल्कुल विपरीत बात है। जी गुप्ता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विदुर जी यही बात कर रहे हैं कि प्रभु कृपा से अगर हमें कुछ विद्या मिली है तो वो विद्या हमारी नहीं है, वो विद्या प्रभु कृपा से मिली हुई है, तो वो जरूरतमंदों के लिए उपयोग में आनी चाहिए। पैसों के लिए या सुख के लिए या नेम फेम या किसी और चीज के लिए उपयोग में नहीं आनी चाहिए। जो सिख है उसको होम्योपैथिक सारवार मिलनी चाहिए, चाहे वो उसकी पेइंग कैपेसिटी हो ना हो, वो पे कर पाए न कर पाए, वो सब दूसरे नंबर की बातें हैं। उसी तरीके से जो जिज्ञासु है उसे सीखने का अवसर भी मिलना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए। जरूरत नहीं है कि उससे आपको कोई चार्ज मिले या न मिले। हम तो वही हमारे गुरु का यही आदेश रहा है कि शिक्षा को धंधा नहीं बनाना चाहिए। सो हमारा तो यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख के निकले, कुछ उनको मिले। सो ये है विदुर जी का एक श्लोक और इसकी एप्लीकेशन की। हमें क्रूर नहीं होना है, हमें दयालु होना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होम्योपैथी पहुंचानी है। हमारी जितनी अगर हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो हमारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए ईश्वर स्वयं हाजिर है। सो होप आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। भले ही बकवास लगे, भले ही टाइम पास लगे, लेकिन हमारे गुरु का आदेश है कि साथ साथ कुछ फिलोसॉफिकल बातें भी होनी चाहिए। हाउ टू डेवलप प्रैक्टिस ये भी सिखाना चाहिए, और उसमें कौन से मोरल रखने हैं, किस तरीके से काम करना है, वो सब चीजें भी बतानी चाहिए। क्योंकि ये सब कोर्स ऑनलाइन, ये पूरे व्याख्यान ऑनलाइन चल रहे हैं ना। आप गुरुकुल में रह के सीखते होते तो देखते कि किस तरीके का काम होता है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारे गुरु जी का आदेश है कि बताएं, इसीलिए ये चीज आप तक पहुंचाई जाती है। अब हम चलते हैं एपोरिज्म 53 की ओर। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। श्लोक के अंदर अगर कुछ समझ में ना आया, वहां काफी सारे लोग कहेंगे अगर मुफ्त में सिखाते हैं तो कदर नहीं होती है, फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को कदर नहीं होती है, वो सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो हमें सीरियसली नहीं लेते हैं, हमने इतनी मेहनत की है तो उसका रिवॉर्ड भी हमें मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत की होगी तो आप उसका रिवॉर्ड ले सकते हैं। हमने कोई मेहनत नहीं की है, हमें तो सिर्फ प्रभु कृपा से मिल रहा है, गुरु कृपा से मिल रहा है, तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा काम ना ही होम्योपैथी की कदर करवाना है, ना ही हमारी कदर करवाना है।
हमारा काम है होम्योपैथी को जरूरतमंदों तक पहुंचाना, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी करना। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना, चाहे कदर अपना टाइम आएगा तब ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। सो वो सब चीजें नहीं छोड़नी है। अपना माइंड क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। बस अब उसका कदर हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग हमारा अच्छा बोले बुरा बोले कुछ भी बोले, इसको नहीं आता इसीलिए फ्री में करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बोले बोल ले। एपोरिज्म 52 तक हमने देखा कि हनीमैन हमें क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी। हमने आपको समझाया व्याख्यान की शुरुआत में ही कि हनीमैन ने कहा कि अगर मलेरिया देख के सिंकोना दे रहे हैं तो वो एलोपैथी है, हार्ट कंप्लेन देख के डिजिटालिस दे रहे हैं तो एलोपैथी है, सिफिलिस देख के मर्कसॉल दे रहे हैं तो एलोपैथी है। लेकिन अगर उस केस के अंदर हमें मर्कसॉल के, डिजिटालिस के या सिंकोना के सिम्टम मिल रहे हैं और हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो होम्योपैथी है। तो पहली बात हमें ये गांठ बांध लेनी है कि होम्योपैथी या एलोपैथी या किसी होम्योपैथी या नॉन होम्योपैथी ये दवाइयों से नहीं बनता है, ये बनता है सिद्धांतों से। होम्योपैथी का मतलब दवाइयां करते ही नहीं है। बात समझ में आ गई? सो काफी सारे लोग कहते हैं कि सिम्टम सिमिलैरिटी के बगैर कुछ सर ऐसा मटेरियल दीजिए जहां पे डिसीज के नाम से सीधी दवाइयां हो। हाँ, हो सकता है ऐसा, हम कर भी सकते हैं, उसमें रिजल्ट भी मिलता है। हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, परमानेंट क्योर की बात नहीं कर रहे हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम भी हो सकता है, डिसअपीयरेंस ऑफ पैथोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को एलोपैथी विथ यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कहा जा सकता है। और हनीमैन उसके फेवर में नहीं है। हनीमैन कह रहे हैं लॉ ऑफ सिमिलिया को अप्लाई कीजिए। हनीमैन कह रहे हैं हर केस नया है, हर केस को केस रिसीविंग कीजिए, केस रिसीविंग करने के बाद टोटालिटी बनाइए, टोटालिटी बनाने के बाद सिमिलिबम दीजिए, और सिमिलिबम देंगे तो वो होम्योपैथी है। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहते हैं हनीमैन आगे, एपोरिज्म 53, ट्रू माइल्ड क्योर टेक प्लेस एज वी सी ओनली इन अ होम्योपैथिक वे। हनीमैन क्या कहते हैं कि माइल्ड क्योर केवल और केवल एकमात्र रास्ते से ही आता है, और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है होम्योपैथिक वे। हनीमैन क्या कहते हैं, होम्योपैथी एक रास्ता है, होम्योपैथी क्योर करने का एकमात्र रास्ता है। रास्ता मतलब इसके ऊपर चलना होगा। रास्ते के ऊपर हम क्या करते हैं, चलते हैं ना। तो होम्योपैथिक वे लिखा है हनीमैन ने, और होम्योपैथिक वे का मतलब है चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हनीमैन किसी दवाइयों की बात कर रहे हैं, हनीमैन रास्ते की बात कर रहे हैं। और उस रास्ते पे कैसे चला जाता है? तो केस रिसीविंग की जाती है, सिम्टम निकाले जाते हैं, टोटालिटी बनाई जाती है, और टोटालिटी के अकॉर्डिंग सिम्टम सिमिलैरिटी बिठा के मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इस रास्ते को होम्योपैथिक वे कहा जाता है। और हमें माइल्ड क्योर एकमात्र रास्ते से ही मिलता है, और वो होम्योपैथिक रास्ता है, नॉट अ यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत ध्यान से सुनिए, हनीमैन ने बहुत क्लियर कट लिखा है कि अगर इस रास्ते पे चलेंगे ना तो ही क्योर मिलेगा। भले ही अगर हम प्रैक्टिस होम्योपैथिक दवाइयों से करें, लेकिन होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर नहीं चलेंगे तो क्योर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड होम्योपैथिक वे? क्लियर हो रहा है? स्किन डिसीज देख के सल्फर दे दिए, पाइल्स देख के एस्क्यूलस दे दिया, या लाइकोपोडियम दे दिया, या 2-3-4 मेडिसिन अलग अलग मिक्स करके दे दिया, रिजल्ट उससे भी मिलता है, लेकिन परमानेंट, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं होता है। वो सस्पेंशन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, या फॉर्मिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीज हो सकता है, क्योंकि वो होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग है, वो होम्योपैथिक रास्ता नहीं है। और हनीमैन पूरे ऑर्गेनन के अंदर बात करते हैं होम्योपैथिक रास्ते की, और होम्योपैथिक रास्ता मतलब यूज ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया। बात समझ में आ रही है? ट्रू माइल्ड क्योर्स टेक प्लेस as we see only in homeopathic way, a way which, एकमात्र होम्योपैथिक रास्ते से ही माइल्ड क्योर मिलेगा। और होम्योपैथिक रास्ता कौन सा रास्ता है? अ वे
which as we have also known above, as we have also shown above, हमने आगे दिखाया है आपको, इन अ डिफरेंट मैनर, कब दिखाया है? एपोरिज्म 7 से 25 के बीच पूरा वाइटल फोर्स समझाया है ना, नेचर्स, उसके बाद नेचर्स लॉ ऑफ क्योर समझाया, डिफरेंट मैनर बाय एक्सपीरियंसेस एंड डिडक्शंस is also the true and only one whereby disease may be most surely, rapidly and permanently extinguished by art. हमने आपको आगे भी बताया है और एक्सपीरियंस के द्वारा ये जाना गया है कि ये एक और सत्य का रास्ता है जहां पे डिसीज को, रोग को श्योरली, रैपिडली एंड परमानेंटली निकाल दिया जाता है। एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। श्योरली, रैपिडली एंड परमानेंटली। श्योर मतलब निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप होम्योपैथिक रास्ता चुनते हैं तो क्योर होना ही मांगता है, श्योर है। रैपिडली मतलब जितना हो सके उतना जल्दी, एंड परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए। एक्सटिंग्विश्ड बाय आर्ट, इस आर्ट से। For this mode of cure is founded on an eternal infallible law of nature. ये कुदरत का एकमात्र रास्ता है जो कभी फेल नहीं होता है। क्योर करने का ये कुदरत का एकमात्र रास्ता है जो कभी फेल नहीं होता है, जो कभी फेल नहीं हुआ है। ये कुदरत का ऐसा रास्ता है जिससे फेल हुए बिना कुदरत क्योर करती है, और ये हमने आपको आगे बताया। हनीमैन का कितना विश्वास है और हनीमैन कितना जानते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स आएंगे ना, वो हमारे सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए हनीमैन एक ही वस्तु को बार बार अलग अलग तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं। एक और केवल एकमात्र रास्ता, कुदरत का रास्ता, कुदरत जहां से क्योर करता है, जो कभी फेल नहीं हुआ है, जो श्योरली, रैपिडली और परमानेंटली एक्सटिंग्विश करता है, और वो केवल, और उसके लिए हमने आपको आगे एपोरिज्म में बताया भी है, उसके एक्सपीरियंस भी बताए हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और हमने देखा भी है कि क्योर केवल और केवल एक ही रास्ते से आता है। और वो कौन सा रास्ता है? वो है होम्योपैथिक रास्ता, वो है लॉ ऑफ सिमिलिया का रास्ता। लॉ ऑफ सिमिलिया मतलब ट्रीटिंग डिसीज विद सिम्टम सिमिलैरिटी, और होम्योपैथिक रास्ते का मतलब क्या है? केस रिसीविंग करना, टोटालिटी बनाना, सिमिलिमम निकालना और प्रिस्क्राइब करना। तो हमें क्या करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में? हनीमैन हमें बार बार बता रहे हैं और फिर भी हम रास्ता भटक जा रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने फॉर्मूलाज बनाते हैं, अपने कुछ फिक्स मेडिसिन बनाते हैं कि इस डिसीज का केस आए तो ये मेडिसिन, उस डिसीज का केस आए तो वो मेडिसिन। बात समझ में आ रही है हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एपोरिज्म 53? इसके अंदर किसी को कोई डाउट, कुछ समझ ना आया हो ऐसा? हम आपसे अगेन कह रहे हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। अपने निजी जीवन के अंदर ये उतरना चाहिए। जब जब हम एक हार्ट कंप्लेंट देख के डिजिटलिस्ट देने का मन हो, तब तब एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। जब स्किन देख के सल्फर देने का जी चाहे, एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। जब हम पाइल्स के लिए मेडिसिन ढूंढने जाएं, तब हमें एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। जब हम 2-3-4 मेडिसिन मिक्स करके देने को चाहें, तब हमें एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये जीवन में उतारने का विषय है। जब जब हमें मन में ऐसा हो कि हम कहां से मांगे कि हमें एक डिसीज के नाम से के अनुरूप होम्योपैथिक दवाइयों का लिस्ट मिल जाए, तब तब एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। जब जब हमें पेशेंट को छोड़ के डिसीज ट्रीट करने का मन करे, तब तब हमें एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। जब जब हम एक्ने के लिए दवाइयां ढूंढने निकले, तब तब हमें एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। जब जब हम दवाइयों का मिश्रण करने देखें, तब तब हमें एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। जब जब हम नॉट प्रूव्ड या ऐसी दवाइयां जो अजम्पशन के बेस के ऊपर दी जाती हैं, वो प्रिस्क्राइब करने जाएं, तब तब हमें एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए।
हम जब जब किसी थियरी के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तब तब हमें एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए। हनीमैन इसको कंडेम करते हैं यहाँ पे कि ओनली अ होम्योपैथिक वे, और होम्योपैथिक वे इज अ रैशनल वे, मतलब कि जो ड्रग्स प्रूव की गई हैं और प्रूवन ड्रग्स ने जो सिम्टम बताए हैं वो प्रूवन ड्रग जिसने जो सिम्टम प्रोड्यूस किए हैं वो ड्रग वही सिम्टम क्योर करेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर हमें किसी भी, हमें ऐसा मन के अंदर होता है क्या कि किसी वायरस के लिए दवाई ढूंढने निकलते हैं या किसी बैक्टीरिया के लिए दवाई ढूंढने निकलते हैं, या तो हम सोचते हैं कि पेशेंट के अंदर कुछ खराबा है और उसको निकाल देने का जी चाहे, तब तब एपोरिज्म 53 याद आना चाहिए कि ओनली होम्योपैथिक वे जो क्योर दे सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर? एपोरिज्म 53 याद आ गया? आगे हम देखते हैं एपोरिज्म 54। हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? दिस द होम्योपैथिक वे, अगेन होम्योपैथिक रास्ता। बहुत सोच समझ के हनीमैन ने शब्दों का प्रयोग किया है। यहां पे हनीमैन ने होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लिखा है। अगर हनीमैन यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन लिखते तो उसका अर्थ अलग होता। हनीमैन ने यहाँ पे लिखा है होम्योपैथिक वे। वे मतलब रास्ता। हनीमैन पूरे रास्ते की बात करते हैं और रास्ते के ऊपर चला जाता है, मतलब हमें हनीमैन जो बता रहे हैं ना उसके ऊपर चलना है। हनीमैन की बताई गई बातों के ऊपर चलना है हमें, सिर्फ सुन के ओह बहुत मजा आया ऐसा नहीं करना है। कितना भी ऑर्गेनन सुन ले, कितना भी ऑर्गेनन पढ़ लें, लेकिन अगर हमारे प्रैक्टिस के अंदर ऑर्गेनन नहीं है, अगर हम होम्योपैथिक वे के ऊपर नहीं चल रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारी प्रैक्टिस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। दिस द होम्योपैथिक वे, कौन सा होम्योपैथिक वे? द। कोई अगर अंग्रेजी व्याकरण जानता हो तो वो बताएं कि आर्टिकल द कब उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग कब किया जाता है। एनीबॉडी? 3 आर्टिकल हैं, ए एंड द, ए एन एंड द। द का प्रयोग कब किया जाता है? एपोरिज्म 1 के अंदर भी हनीमैन लिखते हैं द फिजिशियन, यहां पे हनीमैन लिखते हैं द होम्योपैथिक वे। तो द क्यों लिखा? बात समझ में आ रही है? एक एक शब्द के ऊपर अगर हम जाने तो एक एक एपोरिज्म के ऊपर घंटों तक बात हो सकती है। यस, द डेफिनेट थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब द सन। बात समझ में आ रही है? जो सनातन सत्य है उसी के लिए द प्रयोग किया जाता है। और हनीमैन यहां पे प्रयोग कर रहे हैं द होम्योपैथिक वे, मतलब हनीमैन यहां पे सत्य सनातन रास्ते की बात कर रहे हैं। द होम्योपैथिक वे मस्ट मोरेवर एज ऑब्जर्व अबोव, एपोरिज्म 43 से 49 के बीच हमने ऑब्जर्व किया, बाय द ओनली प्रॉपर वन बिकॉज of the 3 possible mode of employing medicine in the disease. Yes, द को कुछ स्पेसिफाई करने वक्त भी यूज करते हैं, तो यहां पे हनीमैन उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं। हनीमैन हमें कहना चाहते हैं कि द होम्योपैथिक वे ये सनातन सत्य है। क्यों? क्योंकि ये नेचर से लिया गया है, ये नेचर का वे है। बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ द 3 possible mode of employing medicine in the disease. तो हमने आगे बात की कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेडिसिन है तो उसको अगर हमें किसी पेशेंट को देना है तो उसके 3 मोड हो सकते हैं। कौन कौन से? एक मोड है लॉ ऑफ सिमिलिया, मतलब कि यस वेरी गुड, उसको कहा जाता है होम्योपैथिक वे। मतलब कि ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना जो उसी तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करती हो।
दूसरा वे कौन सा है इससे विपरीत? एंटीपैथी, मतलब ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना जो विपरीत प्रकार के सिम्टम पैदा करती हो। और तीसरा वे किसी भी सिद्धांत के बिना ऐसे ही दवाई देना, जिसको हनीमैन ने एलोपैथी कहा है। मतलब जहां पे डिसीज का और मेडिसिन का कोई पैथोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। हमने कल बात किया ना। तो ये 3 पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन है इन द डिसीज। इट इज द ओनली डायरेक्ट वे, मतलब इट इज मतलब कौन सा? होम्योपैथी। It is the only direct way to a mild, sure, permanent cure without doing injury in another direction. होम्योपैथी एकमात्र ऐसा रास्ता है कि जिसके ऊपर चल के हम माइल्ड, श्योर एंड परमानेंट क्योर करते हैं विदाउट डूइंग एनी इंजरी इन अनदर डायरेक्शन। हमें किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर इंजरी किए बगैर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन कर सकते हैं विथ होम्योपैथिक वे एंड विदाउट वीकनिंग द पेशेंट। और पेशेंट को वीक भी नहीं कर रहे हैं। काफी सारे हमारे मित्र हैं जो कहते हैं सबको रिजल्ट मिलता है। हाँ, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट हमें देखना है कि पेशेंट की वीकनेस के साथ मिला या पेशेंट को अनदर डायरेक्शन के अंदर इंजरी हुई। अगर हम लॉ ऑफ सिमिलिया के अलावा किसी और डायरेक्शन से चलेंगे, अगर हम लॉ ऑफ सिमिलिया या तो होम्योपैथिक वे या होम्योपैथिक रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से दवाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? या तो किसी अनदर जगह पे इंजरी हो रही है, या तो रिपल्जन हो रहा है, या तो सस्पेंशन हो रहा है, या तो फॉर्मिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीज हो रहा है, लेकिन क्योर नहीं हो रहा। उसमें पेशेंट वीक होता जाएगा। पहले पेशेंट सिर्फ नेचुरल डिसीज से सफर करता था, अब वो नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल डिसीज से सफर कर रहा है। मतलब कि उसकी एनर्जी डिसीज के सामने लड़ने में ज्यादा यूज हो रही है, तो वो पहले से वीक होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? द प्योर होम्योपैथिक मोड ऑफ क्योर इज द ओनली प्रॉपर वे, द ओनली डायरेक्ट वे, the only way possible to human skill, as certainty as only one straight line can be drawn between two given point. मतलब हनीमैन क्या कहते हैं? एक बिंदु यहां पे है और दूसरा बिंदु यहां पे है, तो जिस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दो बिंदुओं को जोड़ती है। कितना सिंपल है कि दो बिंदुओं को जोड़ना है तो सबसे कम अंतर में एक स्ट्रेट लाइन ही जोड़ती है ना। हमने सीखा है ना, ए और बी, और दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे ए बी, तो उससे सिंपल कोई रास्ता हो ही नहीं सकता उन दो बिंदुओं को जोड़ने का। बस ठीक उसी तरीके से अगर पेशेंट को रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर करना है, अगर उसको प्रॉपर वे में, डायरेक्ट वे में और ऐसे वे में कि जो ह्यूमन स्किल से किया जा सके क्योर करना है, तो होम्योपैथी के अलावा और कोई सिंपल वे हो ही नहीं सकता। जितना दो बिंदुओं को जोड़ना सरल है, उतना ही होम्योपैथी करना सरल है। लेकिन हनीमैन कहते हैं कि दो बिंदुओं को केवल एक स्ट्रेट लाइन ही जोड़ सकती है, दूसरी स्ट्रेट लाइन दो बिंदुओं के बीच पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से अगर डायरेक्ट वे में, प्रॉपर वे में और ह्यूमन स्किल से किया जा सके ऐसे वे में क्योर करना है, तो केवल और केवल एक होम्योपैथिक वे ही है जो क्योर कर सकता है। हनीमैन सर का विश्वास तो देखिए, उनकी ट्रूथ फाउंड करने की शक्ति तो देखिए। फिर भी पता नहीं क्यों आज हम हनीमैन को फॉलो करने से कतराते हैं। ऑर्गेनन में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें हर रोज नई नई दवाइयां चाहिए। उस रोग के लिए ये दवाई, उस रोग के लिए ये दवाई, उस रोग के लिए ये दवाई, ये नई दवाई हम लाए हैं और इस दवाई से बहुत सारे रोग क्योर हो जा रहे हैं। लेकिन मास्टर तो एपोरिज्म 54 के अंदर कह रहे हैं कि क्योर करने के लिए दवाई की नहीं, रास्ते की जरूरत है। बात समझ में आ रही है?
कोई कहेगा कि हमने ये गाड़ी बनाई है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसकी स्पीड इतनी है, ये इतनी यहां से वहां इतनी स्पीड में पहुंचा देती है, लेकिन वो कब पहुंचाएगी? जब वो प्रॉपर रास्ते पे चलेगी। तो गाड़ी है वो दवाई है, और रास्ता है वो पद्धति है, वो होम्योपैथिक वे है। कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी मेडिसिन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको इम्प्रॉपर तरीके से प्रयोग किया जाए तो आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच सकते ना। अगर बीच में रास्ता ही खराब हो, पुल टूटे हुए हो, गाड़ी को कांटे और कंकड़ और पत्थर पड़े हों, कांटे हों, तो गाड़ी कहीं पे भी पंचर होके पड़ी रहेगी, हम अपने डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से आप कितनी भी अच्छी अच्छी और बहुत अच्छी दवाइयां बना लें, उसकी कितनी भी पोटेंसियां डेवलप कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक प्रॉपर होम्योपैथिक वे के ऊपर उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योर नहीं मिलेगा। तो होम्योपैथी सिद्धांतों का विज्ञान है, होम्योपैथी दवाइयों का विज्ञान नहीं है। बात समझ में आ रही है? एडिशन 5th और 6th के अंदर थोड़ा डिफरेंस है इस एपोरिज्म के अंदर। तो हनीमैन वहां पे भी कह रहे हैं कि जो दूसरे मोड हैं ट्रीटमेंट के, उसके अंदर हर दफा रिसर्च चलती रहती है, और हर रिसर्च के बाद वो नई थियरी के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। हनीमैन हमें वही समझा रहे हैं कि दवाइयां काम नहीं करती हैं, रास्ता काम करता है। समझ में आ रहा है? वो लोग हर बार बोलते हैं हमारी दवाई पेशेंट के अंदर जो टॉक्सिन है उसको मार देगी, पेशेंट के अंदर जो विषाणु है उनको मार देगी, पेशेंट के अंदर जो खराबा है उसको निकाल देगी। हनीमैन कहते हैं वो लोग अभी तक मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज में ही अटके हुए हैं। कॉज ऑफ द कॉज इज मायाजम। वो अभी डायनेमिसिटी को समझे ही नहीं है, वो अभी तक एनर्जी को समझे ही नहीं है। तब तक उनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? आज भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है और हर साल नई नई दवाइयां आती जा रही हैं, नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं। ओपन सर्जरी हो रही थी, उसके बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही थी, अब उससे भी छोटी सर्जरियां आ गई हैं। हर बार नई जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आ रही हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। कंटिन्यूअस रिसर्च चल रहा है। इस रोग के लिए रिसर्च करते हैं, उस रोग के लिए रिसर्च करते हैं, फलाने बैक्टीरिया पे रिसर्च करते हैं, डीम के वायरस के ऊपर रिसर्च करते हैं। बात समझ में आ रही है? आप कितनी भी अच्छी अच्छी नई नई गाड़ियां बना लें, हमें मुंबई से पुणे जाने के लिए एक गाड़ी, अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए दूसरी गाड़ी, या मुंबई से दिल्ली जाने के लिए तीसरी गाड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ही गाड़ी होगी, लेकिन एकदम अच्छे रास्ते पे हम चलाएंगे तो उसी गाड़ी से हम मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से पुणे और पुणे से दिल्ली जा सकते हैं। जो लोग हमारा ओपीडी अटेंड करते हैं उन लोगों को बहुत प्रश्न होता है कि ये सल्फर, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, सेपिया, यही दवाइयां यूज कर रहे हैं सर, आप तो कोई रेयर ड्रग तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये उनके लिए जवाब है कि ज्यादा दवाइयों की मतलब कि ज्यादा वाहनों की जरूरत नहीं है, रास्ते की जरूरत है। अगर सही रास्ते के ऊपर और सही दिशा में चलेंगे तो साइकिल से भी बंबई से दिल्ली पहुंच सकते हैं, और अगर रास्ता गलत हो तो कार से भी हम भटक सकते हैं, चाहे वो सुपर फास्ट कार क्यों ना हो। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पे गए तो उससे भी भटकेंगे। मतलब कि क्योर करना है तो रास्ते पे चलना पड़ेगा, उसके लिए इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। हनीमैन यहां पे हमें बता रहे हैं कि मटेरियल कॉज के पीछे भागने वाले हर बार नई दवाइयों के साथ, नए कॉज के साथ आते हैं, और हर बार वो कहते हैं कि हमने रिसर्च किया और ये लेटेस्ट है। होम्योपैथी में कुछ भी लेटेस्ट नहीं है, होम्योपैथी में वही है जो बरसों से नेचर करती आ रही है, और केवल सत्य है। सत्य कालबाह्य नहीं होता, शास्त्र कालबाह्य नहीं होते। शास्त्र कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और कल भी सत्य होंगे। और इसीलिए होम्योपैथी पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि होम्योपैथी एक रास्ता है, होम्योपैथी दवाइयां नहीं है। बात समझ में आ रही है?
हनीमैन कह रहे हैं सही रास्ते का और सही दिशा का चुनाव करो, इक्विपमेंट के ऊपर मत जाओ। आपके पास कम इक्विपमेंट होंगे तो भी आप होम्योपैथी कर पाएंगे। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 50 लीटर पेट्रोल है तो ही आप अहमदाबाद से मुंबई जा पाएंगे, मतलब आपके 50 दवाइयां आती हैं तो ही आप अहमदाबाद से मुंबई जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो आपको सही रास्ता पकड़ना है। आपके पास 1 लीटर पेट्रोल भी न हो, मतलब रेपट्रियां भी न हो, मटीरिया मेडिका भी न हो, आपको 5-7 दवाइयां ही आती हो, उसके भी 5-5 सिम्टम आते हो, लेकिन आप सही दिशा में जाएंगे, सही रास्ते पे चलेंगे तो क्योर होगा। अगर आपको 5000 दवाइयां भी आती हैं लेकिन आपने रास्ता गलत चुन लिया, दिशा गलत चुन ली, तो आप बंबई तक पहुंच नहीं पाएंगे, दिल्ली तक पहुंच नहीं पाएंगे। और एक बहुत अच्छी कहावत है, दिल्ली अभी दूर है। बात समझ में आ रही है? हम हर दफा लगे रहते हैं अपना नॉलेज बढ़ाने में, सॉरी इंफॉर्मेशन बढ़ाने में। इस दवाई के इतने इंडिकेशन मुझे मालूम है, फलाना दवाई का सिंगल मेडिसिन रूब्रिक ये है, इसका वो ये है, उस फलानी रेपर्टरी में इस तरीके से ये दिया है, डिम के सॉफ्टवेयर में ये दिया है, वो दिया है। चुनाव रास्ते का करना है, इक्विपमेंट का नहीं करना है। जो इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, जितनी मटेरिया हैं, हमारा जितना नॉलेज हो, हमें जितना मालूम हो उतने में से, लेकिन हमें सही रास्ते पे चलना है। अगर हमारे पास ट्रेन है तो उस ट्रेन का डायरेक्शन भी हम, अगर हमें बंबई जाना है तो बंबई की तरफ ही होना चाहिए। अगर कार है तो वो भी उसी रास्ते से बंबई की तरफ ही जानी चाहिए। अगर बाइक है तो बाइक से भी आप बंबई की तरफ ही जाने चाहिए। अगर साइकिल है तो साइकिल से भी बंबई की तरफ ही जाने चाहिए। अगर साइकिल नहीं है तो चप्पल पहन के भी बंबई की तरफ ही जाने चाहिए। अगर चप्पल नहीं है तो खुले पैर भी, लेकिन जाने तो बंबई की तरफ ही चाहिए। अगर पैर भी नहीं है तो रेंगते हुए भी, हम रेंगते भी बंबई की तरफ ही जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये रास्ता है, हमें बंबई की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर चलना है तो कभी ना कभी हम बंबई पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? एक बाजू है कि आप सिर्फ, आपके पास साइकिल है जो साइकिल बंबई की तरफ जाती है, और दूसरी बाजू आपके पास बुलेट ट्रेन है जो बंबई की तरफ नहीं लेकिन दूसरी किसी तरफ जाती है। तो आप बुलेट ट्रेन में बैठने से बंबई नहीं पहुंचेंगे, लेकिन साइकिल पर चलने से, बैठ के जाने से बंबई की तरफ तो पहुंचेंगे, बंबई से कुछ तो नजदीक पहुंचेंगे। तो इसको रास्ता कहा जाता है। हनीमैन हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि सही रास्ते पे चलो वत्स, लेकिन हम बार बार भटक जाते हैं। चकाचौंध वाली बुलेट ट्रेन देखी, मतलब नया सॉफ्टवेयर आया, नई रेपर्टरी आई, नई मटीरिया मेडिका आई, नया कुछ आया, उसके अंदर घुस गए। हनीमैन सिद्धांतों की बात करते हैं कि रास्ते पे चलो। अगर इक्विपमेंट है तो उसका यूज करके रास्ते पे चलो। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं हम सॉफ्टवेयर या रेपर्टरी या किसी के विरुद्ध में हैं। हाँ, आपके पास सॉफ्टवेयर है, रेपर्टरी है, आप उसका यूज जानते हैं तो उसका यूज करके भी होम्योपैथिक रास्ते पे चलो। अगर वो नहीं है तो आप जो जानते हैं उससे होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलो। होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है विल की, कि मुझे होम्योपैथिक रास्ते पे चलना है, मुझे बंबई जाना है, बस। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी, विल होगी कि हमें होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलना है, तो इक्विपमेंट अपने आप मिलेंगे। पैदल चलना शुरू कीजिए, पैदल नहीं है तो रेंगना शुरू कीजिए, चप्पल है तो उनसे चलिए, नहीं है तो खुले पैर चलिए। आगे जाएंगे ऑटोमेटिक आपको लिफ्ट मिलेगी। कोई ट्रक जाता होगा, वो कहेगा मैं मुंबई की तरफ जाता हूं लेकिन वलसाड़ तक छोड़ूंगा, वलसाड़ से मुझे दूसरी बार जाना है, तो वहां से फिर आपको और कुछ मिल जाएगा। लेकिन शुरू करेंगे तब ना। हम पहले से ही क्या कर रहे हैं, जाना बंबई है और ऐसी गाड़ी में बैठ रहे हैं जो अहमदाबाद तरफ जाती हो, या दिल्ली तरफ जाती है, या जयपुर की ओर जाती है, या विशाखापट्टनम की ओर जाती है, या पुणे की ओर जाती हैं। फिर हम बोलेंगे हम मुंबई तो पहुंचे ही नहीं, हम तो इतनी अच्छी गाड़ी में बैठे लेकिन बंबई तो पहुंचे नहीं, हमने इतने रुपए खर्च किए लेकिन बंबई तो पहुंचे नहीं। बात समझ में आ रही है? हमने इतनी अच्छा रेपर्टराइजेशन किया फिर भी क्योर नहीं मिला, हमने इतने सॉफ्टवेयर यूज किए, इतना रेफरेंस वर्क लेके के दवाई दी फिर भी क्योर नहीं हुआ, हमने इतनी रेपर्टरियों में से कंफर्मेशन लिया फिर भी क्योर नहीं हुआ, हमने फलाने मटीरिया मेडिसिन में से, डिम के मटीरिया मेडिका में से भी पढ़ा फिर भी क्योर नहीं हुआ। क्योर रास्ते पे चलने से होगा, मटीरिया या रेपर्टरी या सॉफ्टवेयर या लैपटॉप या और चीजों से नहीं होगा।
ये बात हनीमैन हमें 54 के अंदर समझा रहे हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया कुछ? बात बहुत कठिन है, डाइजेस्ट नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब जब हमें सिम्टम सिमिलैरिटी छोड़ के प्रिस्क्रिप्शन करने का मन हो या हम उस तरफ जाएं तो एपोरिज्म 54 याद आना चाहिए। जब जब हम सिम्टम सिमिलैरिटी छोड़ के किसी मेथड या किसी क्या बोलते हैं उसको हाइपोथेसिस या किसी और चीज की तरफ जाएं तब हमें एपोरिज्म 54 याद आना चाहिए। जब हम किसी रोग के लिए किसी स्पेसिफिक मेडिसिन को ढूंढने के लिए जाएं तब तब हमें एपोरिज्म 54 याद आना चाहिए। जब जब हमें सिम्टम सिमिलैरिटी की जगह कोई रेपर्टरी या कोई सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट लगने लगे हमें एपोरिज्म 54 याद आना चाहिए। जब जब हम किसी सेमिनार के अंदर या किसी जगह पे देखें कि फलाना सॉफ्टवेयर यूज करने से अच्छे रिजल्ट मिले तब तब हमें 54 याद आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर यूज करने से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, होम्योपैथिक रास्ते पे चलने से रिजल्ट मिलते हैं। जब जब हम किसी ऑथर का या किसी पब्लिकेशन का कोई बुक देखें और हमें मिले कि वो बुक यूज करने से रिजल्ट मिले तब तब हमें याद आना चाहिए एपोरिज्म 54 कि बुक यूज करने से नहीं, होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलने से रिजल्ट मिलता है। बहुत दर्द के साथ कहना पड़ता है कि हनीमैन साहब की ऑर्गेनन जो बहुत कम प्राइस में मिलती है वो पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन मॉडर्न ऑथर्स की ऐसी बुकें कि जिसके अंदर होम्योपैथिक वे के अलावा सब कुछ दिया गया है वो हजारों रुपए खर्च करके भी लोग पढ़ रहे हैं। हमें तो मालूम नहीं है लोग किस ओर जा रहे हैं। जब जब हम किसी सेमिनार में कुछ ऐसा देखें और हमें लगे कि ये सिम्टम सिमिलैरिटी के अलावा किसी और चीज से क्योर मिला तब तब हमें एपोरिज्म 54 याद आना चाहिए। जब जो कोई व्यक्ति हमें बताए कि ये हमारा नया आविष्कार है या तो ये हमारी नई रीत है या तो ये हमारा नया मेथड है या तो ये नया हाइपोथेसिस है, इससे अच्छा क्योर मिलता है, तब तब हमें एपोरिज्म 54 याद आना चाहिए कि इक्विपमेंट अगत्य का नहीं है, अगत्य का है रास्ता। और अगर क्योर मिला है तो कहीं ना कहीं सिम्टम सिमिलैरिटी होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने सिम्टम सिमिलैरिटी करके ही प्रिस्क्रिप्शन किया होगा। हमने बहुत सारे अलग अलग थॉट्स के केसेस देखे, बहुत सारे सेमिनार्स के अंदर देखा तो हमने वही पाया कि आखिर में तो सिम्टम सिमिलैरिटी से ही सब कुछ मिलता है। वो भले ही कुछ ही बताते हो लेकिन अगर सिम्टम सिमिलैरिटी के बगैर कोई क्योर बताता हो तो वहां पे क्वेश्चन मार्क करना, ये हमें एपोरिज्म 54 सिखाता है कि इट कैन बी रिपल्जन, इट कैन बी सस्पेंशन, इट कैन बी फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स डिसीज बट इट कैन नॉट अ क्योर। सो हमें रास्ते के ऊपर चलने का प्रयत्न करना है। और हम रास्ते के ऊपर कैसे चल पाएंगे? हर रोज 2-2 कदम बढ़ाएंगे तो एक ना एक दिन मंजिल को पहुंच जाएंगे। सो कदम से कदम मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। इसीलिए आपको हर रोज कहते हैं कि हर रोज 1 व्याख्यान 2 व्याख्यान देखिए, होमवर्क कीजिए, क्योंकि ये पद्धति है, आपको उस रास्ते पे चलने का रियाज कराया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हम लोग अभी हिमाचल गए थे, उत्तराखंड गए थे, तो हमें तो वहां पे तीर्थ स्थल होते हैं तो एक बार चढ़ने भी हम तो थक जाते हैं, और वहां के लोग होते हैं वो दिन में 2 बार 4 बार उतर चढ़ कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो हर रोज वो काम करते हैं, उनके लिए वो रास्ता नया नहीं है, हमारे लिए नया है। तो उसी तरीके से हम अगर हर रोज होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलेंगे तो हम भी दिन में 10 बार उतर चढ़ कर पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए नॉन हो जाएगा, नया नहीं रहेगा। इसीलिए आपको हर रोज केसेस ग्रुप के अंदर दिए जाते हैं कि आप वर्क कीजिए और होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलिए। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, केस लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमारा संपर्क कीजिए, लेकिन होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलिए। सो अगर गुरुकुल के अंदर छोटी छोटी बातें भी की जाती हैं, आपको टास्क दिए जाते हैं, तो हर एक का अपना महत्व है, क्योंकि पूरा गुरुकुल फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से डिजाइंड है, इसके अंदर ऐसे ही कुछ नहीं होता है। होप आपको एपोरिज्म 53-54 क्लियर हुए होंगे, काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हमारा उद्देश्य कतई किसी को आहत करना नहीं है, हम किसी मेथड या किसी थॉट प्रोसेस के, किसी सॉफ्टवेयर के या किसी रेपर्टरी के कोई विरोधी नहीं है। हमारा मत केवल हनीमैन क्या कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाना है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए।